आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में उन सभी लोगों को न्योता देता हूं जो सिर्फ एक सवाल का उत्तर जानना चाहते हो। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आज के कार्यक्रम के कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही साथ समय जो लिखना है वो AM PM जरूर लिखना है। जगह ऐसा लिखें जो प्रायः थोड़ा बड़ा हो, जो आसानी से मिल सके, और अपना सवाल, ये 3 चीजें जरूर लिखिए। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के एक साथ तुलनात्मक अध्ययन में। अगर जो दर्शक इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बता दूं बात, ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। इस कार्यक्रम का पिछला हिस्सा मैंने कल बना रखा है। आप थंबनेल पे जो संख्या देखते हैं हैशटैग के साथ, वो हमारे कार्यक्रम की संख्या है। और ठीक उसके पिछले वाले कार्यक्रम में आप जाकर के, जहां मैंने इस लग्न चार्ट का संपूर्ण विस्तार तरीके से 55 मिनट के वीडियो में विस्तृत विश्लेषण किया है, आप उसे देख सकते हैं। अब आइए आज लग्न और नवमांस का और साथ ही साथ दशमांश चार्ट का भी बनाऊंगा, विश्लेषण कर देता हूं। समझते हैं लग्न चार्ट में उपस्थित ग्रहों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तुला लग्न की कुंडली बनती है, यह श्रेष्ठ है और ऐसा लग्न जो तीव्रता से विकास करने वाली होती है। लग्न के अधिपति कहाँ बैठे? पराक्रम भाव में। व्यक्ति पराक्रमी है, कारण क्योंकि वो लाभ भाव के अधिपति के साथ बैठा है और सूर्य तीसरे भाव में जब बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कभी भी बैठने नहीं देंगे। इसकी पुष्टि अगर नवमांस में मैं करता हूं तो देखिए यहां पे राहु बैठा है। किसकी राशि में? सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में राहु बैठे होते हैं तो भाई बहनों को कभी कभी कष्ट देते हैं अपनी दशा में। भाइयों के साथ संबंधों को कष्ट देते हैं, भाइयों के साथ, कुटुंबों के साथ, इन सभी लोगों से थोड़ी बहुत कटुतापूर्ण व्यवहार या उनसे नुकसान, या हो सकता है कि वो पीठ पीछे बुराई या परेशानी करने वाले होते हैं, देने वाले। तो ये स्थितियां राहु की दशा जो कि 24 तक चलेगी, वो स्थिति बन रही है। तो यहाँ पे शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हैं, यानी कि लग्न का अधिपति और लाभ का अधिपति दोनों एक साथ। ये व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्रों से लाभ को पाने वाला व्यक्ति, ट्रांसपोर्ट आदि का क्षेत्र बिजनेस कर ले, फर्नीचर वगैरह की बिजनेस या फिर व्यवसाय करना चाहता है तो कर सकता है, जमीन से संबंधित कारोबार आदि भी कर सकता है। पराक्रम उस क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहा है। ये सूर्य की लग्न की बात रही थी। उसके बाद दूसरे भाव पे आता हूं। तो दूसरे भाव पे आने से पहले एक बार दृष्टि देख लेते हैं। तो राहु की दृष्टि थी, व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, निर्णय लेने में परेशानी, और मंगल पे राहु की दृष्टि होने से, और वो मंगल दरअसल आपकी कुंडली का मारक होता है, वो लग्न में बैठा है। ऐसी स्थिति में कि जब राहु से दृष्ट हो तो व्यक्ति को जल्दबाज बनाएगा। और व्यक्ति की कुंडली के आधार पर अगर देखता हूं तो व्यक्ति बहुमुखी भी है, वो हर क्षेत्र से पैसे कमाना चाहता है। शेयर से भी पैसे कमाना चाहता है, लॉटरी से भी कमाना चाहता है, बैंकिंग से भी कमाना चाहता है, 2 रुपये लगा करके 10 रुपये भी कमाना चाहता है। इसके काम कभी रुकेंगे नहीं पैसे के कारण, ये बात पक्की है। तो ये स्थिति बन रही है। केतु लग्न में बैठा है। और 2-3 बात यहाँ बता देता हूँ, अब आया है तो ये भी बता ही देता हूँ, ये तो फिर भूल जाऊँगा। मैंने कल के कार्यक्रम में बताई थी कि इस कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो अच्छी हैं तो बुरी भी बनती हैं। 5 बुरी चीज़ें बता देता हूँ जो कुंडली को थोड़ी कमज़ोर कर रही हैं, बुरी नहीं, थोड़ी कमज़ोर कर रही हैं। लग्न में मंगल और राहु से दृष्ट, ये एक कमज़ोरी वाली बात है। दूसरा, मंगल के बाद चंद्रमा 8वें जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है, रक्त विकार देता है, व्यक्ति को संबंधित समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को देने वाले होते हैं। कैरियर में ऊंचा देगा, कैरियर को लेकर के कोई परिणाम गलत और बुरा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं उच्च की दृष्टि से, गुरु नवमांस कुंडली में भी उच्च के हो रहे हैं, ये भी ठीक है। और जिस राशि में बैठे हैं गुरु, उसका नीचत्व भंग भी मैंने कल बता दिया था। यहाँ पे अगर देखता हूँ तो जो मंगल हैं वहाँ से जो दशमेश है, दशम भाव का अधिपति, यानी कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव का अधिपति और दशम भाव का अधिपति, संबंध देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सप्तम भाव का अधिपति मंगल और दशम भाव का अधिपति चंद्रमा, ये दोनों अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं।
लेकिन इन दोनों ग्रहों को देखने के बाद जब चंद्रमा जब भी कुंडली में देखिए ना, तो मंगल को जरूर देखना चाहिए। गुरु को जब भी देखिए तो चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए। सूर्य को जब भी देखिए तो बुध और शुक्र को जरूर देखिए। ये बात बहुत गंभीरता से विचार करिएगा। तो चंद्रमा को जब देखा और मंगल को देखा तो ये दोनों एक दूसरे से षडाष्टक में जा रहे हैं, छठे आठवें के संबंध में। अगर ग्रह भले ही उच्च का ही क्यों ना हो रहा हो, फिर भी स्वास्थ्य में जरूर परेशानी डालेगा, स्वास्थ्य को परेशान करेगा, चमड़े से संबंधित शिकायतें देता है, रक्त विकार देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। 6-6 महीने पे नियम बना लीजिए, मुझे रक्तदान करना है। ये बात बनती है क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी ना, चंद्रमा को वो देखेंगे और वहां पर उच्च का चंद्रमा बैठा है तो कैरियर से उसको लाभ मिलेगा। एक बात और बता दूं तो दशमेश का अष्टम में जाना थोड़ा कमजोर होता है। तो मैंने पहली बात बताई कि मंगल के ऊपर राहु का देखना ये कमजोर, मंगल और चंद्रमा का संबंध 8वें और 6ठे का बन रहा है ये कमजोर। तीसरी बात, चतुर्थ भाव के अधिपति यानी कि सुखेश जो इस कुंडली में बनते हैं वो बनते हैं शनि, और सुख भाव का अधिपति अगर पापक ग्रह की राशि में चला जाए तो व्यक्ति को विक्षिप्त करता है। धन कमाने के लिए व्यक्ति बड़ा आतुर रहता है, दाम्पत्य को कमजोर। ये भाव किसका है? आप अगर दर्शक मुझे समझ रहे होंगे तो ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में अगर सम संख्या का निर्माण हुआ ये बहुत अच्छी बात है। चतुर्थ भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना ये थोड़ा कमजोर करेगा। चतुर्थ भाव में एक नीच के ग्रह का बैठना थोड़ा कमजोर भी करेगा, लेकिन उसको बल मिल जाएगा, गुरु अच्छा फल देंगे, लेकिन व्यक्ति को बैठने नहीं देंगे, व्यक्ति को भगाएंगे, हमेशा मेहनत करने के लिए तत्पर करेंगे। हमेशा किसी न किसी चीज की स्थिति और चिंता लगी रहती है, मन व्यग्र रहता है, चिंता से ग्रसित रहेगा। तो ये भाव जो है, ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, मैं पूरा लगा रहा हूं, आप ये पूरा देखिए। यहां ये सुख का भाव है, तो सुख का भाव कहने का मतलब है कि पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मन के पसंद के जो लोग हैं उनके साथ बिताए गए पलों का भाव है। माता पिता, सास ससुर, बड़े भाई, छोटे भाई, सबके साथ मिलकर के ये कुटुंब के साथ बिताए गए पलों का भाव है। और यहीं से व्यक्ति के साथ छेड़खानी या यहीं से व्यक्ति के साथ धोखा भी होता है। तो यहाँ का अधिपति अगर पापक राशि में बैठ जाएगा तो परेशान करेगा, और वो भी गया है तो किस राशि में? इसके प्रबल शत्रु शनि की, मंगल की राशि में। शनि मंगल एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं। तो चतुर्थ भाव का अधिपति शनि पापक राशि में गया, ये कुंडली को थोड़ा कमजोर करता है। अब यहां से क्या करेगा? तो व्यक्ति को क्रोध भरी वाणी बोलने वाला बना देगा, क्योंकि बुध जो बैठा है वो कहां का अधिपति है? व्ययेश है, तो वाणी का व्यय करेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद भाग्य भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति ये जहां अच्छे होते थे, लेकिन वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना और वो भी पापक ग्रह में जाना, पापक ग्रह की राशि में जाना, ये ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद विचार करिए, तो भाग्य भाव के अधिपति किसके साथ बैठे हैं? देखिए शनि के साथ बैठे हैं, और शनि होता है पापक ग्रह। ये इस भाव को थोड़ा सा प्रभावित करेगा बुरे तौर पे, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी वाणी से कभी कभी ऐसी कठोर वाणी का इस्तेमाल कर देगा कि लोग जो उससे परेशान नहीं हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात कि ऐसी स्थिति में कई बार कि बुध और शनि, और खास करके अगर बुध की बात करता हूं तो बुध आपकी कुंडली में वाणी का व्यय, क्योंकि उसकी एक जो राशि बन रही है वो 12वें भाव में बन रही है, तो विचारों का क्षय करता है, बुद्धिमत्ता का क्षय करता है, निर्णय लेने में परेशानी होती है, क्योंकि बुध 8वें बैठा है, चंद्रमा 8वें बैठे हैं, इस वजह से ये चीजें होती हैं। ये चौथी बात थी। और पांचवी बात कि जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव सूर्य के और शुक्र के ऊपर था, और ये एक तरफ जहां व्यक्ति को कई क्षेत्रों से लाभ भी देने वाला था, पैसे के मामले में, धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाम्पत्य को ये कमजोर करता है। दाम्पत्य को इनिशियलाइजेशन जो देता है वो विलंब से देता है। कारण बताता हूं क्यों। यहां पे शनि बैठे हैं जो कि मंद ग्रह होते हैं, और नैसर्गिक रूप से ये किसी भी चीज को लेट लतीफी से शुरुआत करने वाले होते हैं, और ये जो भाव है ये यहां से व्यक्ति के रिश्ते बनने के विचार किए जाते हैं। गौर करिएगा, ये द्वितीय भाव से आप और आपके पति या आप या आपकी पत्नी निकट आते हैं, विचारों से मिलना होता है शुरू, यहां से एक दूसरे के विचारों का मेल होता है, यहां पे आकर के वो दोनों निकट आते हैं और जवान होती है वो संबंध जो होता है वो जवान होता है, और फिर उसको मजबूती सप्तम भाव से मिल जाती है जहां हम गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं, और उसका छठा भाव सैया सुख का, यहां से जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ये सह्य सुख का भाव 12वां। संबंध देखिए, द्वितीय से चौथा निकट आया, उसका तीसरा मेहनत किया, फल किया, यहां दोनों निकट आते हैं और यहां पे वो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद फिर उसका छठा यानी कि वहां पे सह्य सुख का भाव विचार किया जाता है। तो ये स्थिति है। तो यहां से ये संबंध को बनने देगा तब ना, बनने ही नहीं देते हैं, वो विलंब करा देते हैं। इस वजह से सप्तमेश की पूजा यानी कि मंगल की पूजा, सप्तमेश की आराधना, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन 3 बार पाठ, अगर हो सके तो मंगल या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ घर में अगर कोई कर सके तो ज़्यादा बेहतर है। संकल्प आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। दूसरी बात कि ये स्थिति मैंने बताई विवाह नहीं होने का या विवाह देर से होने का, ये स्थिति बन रही थी। अब ये बात यहां मैंने बताई, अब इसको समझिएगा और बताता हूं। तो जन्म कुंडली में अब शुरू करते हैं सूर्य से। तो सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव, ये मैंने बात कही थी, तो लाभ तो ये देगा, लेकिन वहां पे व्यक्ति को कभी कभी चरित्र से कमजोर बना देता है। शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव या सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति को गलत संगति में डालता है। व्यक्ति अधार्मिक कृत्य भी कई बार करने वाला होता है, क्योंकि लग्न पे भी राहु का प्रभाव है और वो मंगल उग्र बनाता है। विचार करने में व्यक्ति सोचता ही नहीं है, तुरंत झट से निर्णय ले लेता है, पेशेंस थोड़ा कम होता है, इंतजार कम होता है, और व्यक्ति की वाणी का क्षय भी कई बार होते देखा जाता है। व्यक्ति तुरंत ही अपना निर्णय बदल लेता है। सुख है, धन का, मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, सबका सुख है, लेकिन राहु जब सूर्य को देखेंगे तो व्यक्ति, या फिर राहु जब शुक्र को देखेंगे तो व्यक्ति की शिकायत लोग पीठ के पीछे करते हैं, सामने से बिल्कुल एकदम प्लेन और चिकने होते हैं, लेकिन व्यक्ति के पीठ के पीछे बड़ी बुराई करता है समाज। तो ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। चंद्रमा की बात करता हूं तो चंद्रमा यहां पे देखिए कहां के अधिपति बनते हैं, जन्म कुंडली के दशम भाव के उच्च के हुए, और यहां पे सूर्य अगर देखता हूं तो सूर्य लग्न में ही बैठे हैं, व्यक्ति को व्यक्तित्व का धनी बनाएंगे। अगर व्यक्ति सूर्य की पूजा करे, निरंतर सूर्य को अर्घ प्रदान करे, सूर्योदय से पहले जग करके सूर्य को अर्घ आदि गंभीरता से प्रदान करता है तो लाभ मिल जाएगा। ये मैं अंतिम में भी बताऊंगा। सूर्य लग्न में और चंद्रमा देखिए यहाँ कहाँ के अधिपति बनते हैं, जन्म कुंडली में वो बनते हैं धन भाव के अधिपति, जहाँ उच्च के गुरु बैठे हैं, और वो चंद्रमा जा करके उच्च के मंगल के साथ बैठा है। मतलब व्यक्ति को धन से समस्या तो जीवन में कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि उच्च के मंगल अष्टम भाव में वो रक्त जनित बीमारियों को देंगे, 100% है, व्यक्ति को स्वास्थ्य से परेशान करेंगे, क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा अष्टम में आ रहे थे, यहाँ भी अष्टम में आ रहे थे, यहाँ भी वो खुद उच्च के थे और यहाँ वो खुद उच्च की एक राशि के अधिपति यानी कि मंगल जो कि उच्च राशि का अधिपति है, मकर राशि में वो उच्च का होता है, उसके साथ बैठे हैं। तो धन भाव का अधिपति अष्टम में जाए तो व्यक्ति को अनायास कहीं से धन मिल ही जाता है। वो पता नहीं चलेगा कहाँ से आता है, लेकिन आ ही जाता है, क्योंकि उच्च के गुरु हैं, उनकी 7वीं दृष्टि भी तो पड़ रही है, और गुरु और मंगल व्यक्ति को धनाढ्य बना देंगे। ये चंद्रमा की बात रही। मंगल, यहाँ पे मंगल सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे थे। व्यक्ति को इनकम जो आ रहा है वो डेली बेसिस का है, क्योंकि ये भाव प्रतिदिन के आय का भी है, रोजगार का भी है, विचारों का भी है। द्वितीय भाव से भी रोजगार का विचार किया जाता है। तो यहाँ का अधिपति मंगल लग्न में बैठा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट आदि का बिजनेस कर सकता है, व्यक्ति जो है वो जमीन से संबंधित कारोबार कर सकता है, व्यक्ति शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से संबंधित कारोबार कर सकता है, वो दशमांश में भी बताऊंगा। तो ये स्थिति जन्म कुंडली में मंगल की बनी। मंगल यहाँ पे जा रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। अब विचार करिएगा तो इनकी कुंडली में 3 ग्रह नवमांश में उच्च के हो रहे हैं। एक गुरु जो यहाँ नीच के थे, यहाँ वो उच्च के हो रहे हैं। एक शनि जो यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे थे, अपने शत्रु की राशि में सुखेश और पंचमेश होकर के, यहाँ पे वो उच्च के हो रहे हैं त्रिकोण में। ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ वो मंगल जो कि जन्म कुंडली में लग्न में बैठे थे, लग्न चार्ट में लग्न में ही शुक्र की राशि में, वो यहाँ अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं। ये स्थितियां व्यक्ति के धन, लक्ष्मी और शौर्य की स्थिति को बढ़ाने वाली दिखाई दे रही हैं। ये मंगल की बात थी। बुध आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा है। ये व्यक्ति को कोमल वाणी भी बोलेगा, व्यक्ति को थोड़ा कटुर ही लगेगा। व्यक्ति अगर कोमलता से भी किसी से बात करेगा तो कटुवचन भाषी की तरह ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति क्रोध में बोल रहा है। और व्यक्ति के अपने सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम करने की आवश्यकता है वो अपनी वाणी को सुधारने की है, क्योंकि शनि और बुध जब बैठ जाते हैं, और खास करके अगर मैं इस भाव के अधिपति को देखता हूं तो उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति के वाणी को बहुत ज्यादा लाभान्वित करते मैं नहीं देख रहा। गुरु अच्छे हैं,
वो अच्छा फल करेंगे। इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यक्ति को अपने गुरुता का भाव जागृत कर देना चाहिए, सोच समझ करके निर्णय से युक्त होकर के बात करनी और अपना निर्णय सुनाना चाहिए। बुध यहां जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां? व्यय भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति होकर के। तो भाग्य का अधिपति अगर धन में जाए, ध्यान दीजिएगा, भाग्य के अधिपति बने बुध और धन के अधिपति बने मंगल, यानी कि बुध और मंगल दोनों एक दूसरे से निकट ही जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर भाग्य का अधिपति धन में जा रहा है बुध, तो ये अच्छा होता है और व्यक्ति को कई बार खर्च करने में अनायास यूं ही खर्च भी करा देगा चंचलता से। हालांकि थोड़ा खर्च करने में व्यक्ति सोचता भी है, समझता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो खर्च करेगा। अब उसके बाद अगर यहां बुध को देखता हूं तो बुध यहां पे बैठे हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, लग्न के अधिपति होते हैं सूर्य और बुध, बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ देंगे, यशस्वी बनाएंगे, तेज बुद्धि का बनाएंगे। व्यापार और व्यवसाय में व्यक्ति का दिमाग बहुत प्रखर चलता है, कहां से लाभ होने वाला है, कहां नुकसान होगा, पैसे कहां लगाने हैं, पैसे कहां नहीं लगाने हैं, ये व्यक्ति 2 कदम 10 कदम आगे बैठ करके और विचार करके सोच लेता है। जो लोग सोचने में समय लेते हैं, यहां वो सोचने में वक्त नहीं लेता है, तुरंत ही निर्णय कर बैठता है, क्योंकि मंगल पे राहु की दृष्टि भी है। ये बात बन रही है। और सूर्य जो कि लाभ भाव का अधिपति है, वो लग्नेश के साथ ही बैठा है, यानी कि व्यक्तित्व में ही सूर्य समाया हुआ है। और लग्न पे मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव, और द्वितीय भाव में शनि और बुध व्यक्ति को ओजस्विता देने का काम भी करते हैं, क्योंकि शनि उसको बांधेंगे ना, और बुध उसको, जो कि 12वें भाव का अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठा है, उसको बिखरने का काम करेगा, लेकिन शनि उसको बांधने का काम करेंगे। ये स्थिति बन, क्योंकि वो बुद्धि के अधिपति है ना जी, वो बुद्धि के अधिपति है, यहां से बुद्धि का विचार किया जाता है। तो बुध किसके साथ बैठा है? भाग्य का अधिपति बुध किसके साथ बैठा? जन्म कुंडली के विचारों के भाव के अधिपति। ये विचार होता है यहां से। किसी भी व्यक्ति के गलत और सही निर्णय को अगर सोचना हो कि व्यक्ति क्यों गलत और सही निर्णय ले रहा है, तो उसके पंचम भाव को देख लीजिए, उसकी कुंडली में बुध और चंद्रमा को देख लीजिए। उसकी कुंडली में बुध की अवस्था जरूर और चंद्रमा की अवस्था जरूर कमजोर होगी, तभी वो निर्णय गलत लेता है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति के भाग्य भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति, जहां से कि बुद्धिमत्ता का विचार किया जाता है, यहाँ के अधिपति शनि बुध के साथ ही बैठे हैं। बुध बुद्धिमत्ता का ग्रह होता है। इस वजह से व्यक्ति को निर्णय लेने में हमेशा समझ लेना चाहिए। तुरंत निर्णय लेता है व्यक्ति प्रखरता से, जल्दबाजी में, थोड़ा सा संयमित होना भी जरूरी है। ये बात मैं कहां बता रहा था? बुध की। यहां बुध अच्छी स्थिति में है, ये व्यक्ति को व्यापारी बनाएंगे, व्यापारिक मानसिकता का बना देते हैं। और सूर्य व्यक्ति को प्रखर बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, चेहरे पे तेज रखने वाला बनाएंगे, शौकीन बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, मनोवृत्ति अच्छी देंगे। लेकिन फिर भी सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव लग्न कुंडली में देखने को मिल रहा है। और शनि उच्च के हो रहे हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में, गुरु उच्च के हो रहे हैं, मंगल उच्च के हो रहे हैं। 3 ग्रह, जिसमें से शनि न्याय करेगा, गुरु ज्ञान देगा और मंगल पराक्रमी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सभी चीजों का बैलेंस करते रहना चाहिए और निरंतर रूप से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर आप सूर्य की पूजा करेंगे तो आपके गुरु भी ठीक हो जाएंगे, अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके शनि भी ठीक हो जाएंगे। ये बात बुध की थी। गुरु यहाँ पे नीच के थे, उनका नीचत्व 3 तरीके से भंग हो रहा है, और यहाँ पे वो स्वयं उच्च के हो जा रहे हैं धन भाव में। ये ठीक है, इसमें कहीं से भी कोई काटने वाली बात नहीं बन रही है। मैं ऊपर से देख रहा हूं तो गुरु और मंगल, गुरु और चंद्रमा का संबंध, ये ठीक है। गुरु और चंद्रमा का संबंध ये व्यक्ति को धनवान प्रतिष्ठित बनाएगा। यहां से व्यक्ति को धन का लाभ भी मिलेगा, लेकिन फिर भी भागना पड़ेगा धन कमाने के लिए या घर से बाहर। विवाह मिला करके करिएगा, ये बात पक्की बता देता हूं। विवाह मिला करके करिएगा, विलंब से ही सही, लेकिन विवाह भाव भी बनेगा। उच्च के गुरु यहां बैठे हैं, ये गुरु की बात थी। शुक्र लग्न के अधिपति हुए, 7 नंबर की राशि यहां बनी, वो जाकर के बैठ रहे हैं पराक्रम भाव में। शुक्र यहां बैठे हैं। शुक्र को अगर यहां देखता हूं तो वो अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 2 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। गौर करिएगा, अगर ग्रह के सामने या ग्रह के बिल्कुल निकट ही वो बैठा हो, अपनी राशि के निकट बैठा हो, या फिर उसके आगे जस्ट उसकी ही राशि बन रही हो, तो ये ठीक होता है। ग्रह को एक आशावादी प्रक्रिया में शामिल होते देखा जाने लगता है, क्योंकि वो खुश हो जाता है कि मेरे अगले ही भाव में मेरी राशि बन रही है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। जिस तरह से मैंने कार्यक्रम बनाई थी उसमें कही थी बात कि ग्रह का जो राशि का जो अधिपति है या जो राशि है, वो ये सोचती है कि हे भगवान मेरा पति मुझे देख ले। अगर पत्नी खूब सुंदर श्रृंगार करके बैठी हो तो उसकी मन की इच्छा यही होती है कि उसका पति उसे देख ले। उसका सजना संवरना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। बस यही बात है, बस यही बात है। गौर करिए,
शुक्र अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो भी कहाँ, तो 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र स्वतंत्र हो जाते हैं और व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से सुख को भोगने वाला बना देते हैं। व्यक्ति खर्च करेगा, क्योंकि शुक्र ये ऐसे देवता हैं, ये ऐसे गुरु हैं जो निश्चित रूप से व्यक्ति को भौतिकवादी भी बनाते हैं। ये बात बनती है। और वहाँ से वो बैठ करके कहाँ देख रहे हैं, अपने ही राशि को, जहाँ पे उच्च के शनि बैठे हैं। अब गौर करिए, तो शुक्र यहाँ अपनी राशि की तरफ बैठे, लाभ भाव में बैठे, और उच्च की दृष्टि, उच्च की राशि उनकी बन रही है जहाँ पे शनि उच्च का बैठा है, और वहाँ पे शुक्र देख रहे हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान, वृद्धि, ये सब एक उम्र के आने के बाद मिलेंगी। ये चीजें दिख रही हैं। शनि की बात करूं तो शनि आपकी कुंडली के लिए बनते हैं पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति। वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं क्योंकि शत्रु की राशि में जा रहे हैं, लेकिन सुखेश का धन भाव में जाना अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं होता है। शनि व्यग्रता देते हैं धन कमाने के लिए, व्यक्ति को बैठने ही नहीं देंगे। एक नीच का ग्रह हो जाने से यह प्रभाव और बढ़ जाता है। यहां पे शनि उच्च के हैं, वो ठीक है। पंचम भाव में व्यक्ति को भाग्य का सहयोग, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, अगर हो सके तो प्रत्येक दिन अपने पूर्वजों को या फिर प्रत्येक कृष्ण पक्ष के अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित करना चाहिए, या प्रत्येक दिन सायं काल में पितरों के निमित्त स्नान करने या दिया जलाने का काम करना चाहिए। ये शनि की बात थी। शनि की दृष्टि जो है वो यहाँ है। अब गौर करिएगा, विवाह में विलंब होने का एक कारण ये भी होता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वो देख रहे थे, यहाँ वो विवाह को विलंब कर रहे थे, यहाँ वो पंचम भाव में बैठे थे, इस वजह से विवाह को विलंब कर रहे थे। यहाँ से तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से नुकसान कर रहे हैं। राहु यहाँ है, इस वजह से दाम्पत्य को सोचने पे मजबूर कर रहा है। मंगल राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे है, इस वजह से विवाह को सोचने पे मजबूर कर रहा है। शुक्र अस्त हो रहे थे, राहु से दृष्ट थे, इस वजह से भी विवाह विलंब से और सोचने से मजबूर कर रहा है। ये बात बनती है। ये शनि की बात थी। राहु केतु, राहु यहाँ से लाभ को देख रहे थे, ये धन देंगे हर जगह से और व्यक्ति को कई क्षेत्रों से लाभ देने का काम करते हैं। यहाँ से राहु शुक्र को देख रहे थे जो कि लग्नेश होते हैं, लग्न को देख रहे हैं जो कि लग्न भाव है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्रेष्ठ देंगे, बहुमुखी बनाते हैं। व्यक्ति हर तरीके का और हर क्षेत्र का जानकार होता है, बब्बर शेर होता है वो। अगर क्रोध हो जाए तो फिर किसी से मानेगा नहीं। अब आपके दशमांश को देख लेता हूँ। अब दशमांश कुंडली पे 2 मिनट की चर्चा करूँ अगर, तो व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में जन्मा है। कृतिका नक्षत्र के अधिपति होते हैं सूर्य। सूर्य यहाँ पे लाभ भाव के अधिपति होते हैं, जाकर के बैठे हैं पराक्रम भाव में, गुरु की राशि में। अब गौर करिएगा दशमांश कुंडली में, यहाँ पे लग्न जो बनता है वो बनता है कर्क का। कर्क राशि के अधिपति होते हैं चंद्रमा, उसको देख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति अगर जो भी काम करे परफेक्शन है। दूसरी बात, कृतिका नक्षत्र के अधिपति होते हैं सूर्य, वो जाकर के जन्म कुंडली में देखिए कहाँ के अधिपति बनते हैं, धन भाव के। धन भाव के अधिपति होते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठ करके पुनः धन को देख रहे हैं, और उस भाव को गुरु भी देख रहे हैं। गौर करिएगा, ये बात बहुत समझने वाली है कि धन का अधिपति सूर्य अष्टम में गया, वहां से फिर से 7वीं दृष्टि को धन भाव को देख रहा है। यानी कि व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र का कोई काम करे जो फर्नीचर से संबंधित हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो या जमीन से संबंधित हो, क्योंकि वो किसकी राशि में बैठा है, वो शनि की राशि में बैठा है और गुरु उसको देख रहे हैं, जो कि नवमांश कुंडली में हमने बताया था कि उच्च का है वो। राहु की दृष्टि धन भाव के अधिपति पे भी है, जो कि द्वितीय भाव में बैठा है। मंगल की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में देखिए, उसकी उच्च की राशि यहाँ थी। बहुत ध्यान से कुंडलियां देखनी पड़ती हैं। उच्च की राशि यहाँ थी, उच्च की राशि से वो निकल करके जस्ट अभी बाहर ही निकला है, यानी कि वो उच्च के सदृश फल करेगा। तो मंगल उच्च का है, व्यक्ति ट्रांसपोर्ट और जमीन से संबंधित अगर काम करे। दूसरी, इसकी पुष्टि कैसे होती है, गुरु अगर दशम भाव में बैठे हों और वो भी मंगल की राशि में, तो इस क्षेत्र का काम बनता है। दूसरी बात कि जो यहाँ के कारक ग्रह हैं वो शनि और मंगल होते हैं। मंगल देखिए उच्च की राशि से निकला है और नवमांश कुंडली में उच्च का था, यहां वो उच्च की राशि से निकला है और शनि उच्च के होकर के दशम भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव पे, अपने मित्र की दृष्टि को देखेंगे क्योंकि सूर्य उनके मित्र होते हैं। सूर्य भी कहीं ना कहीं से 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं धन को, ये धन लाने का काम करेंगे। व्यक्ति राज्य से जुड़ करके, देश से जुड़ करके, जमीन से जुड़ करके
अपने पिता के साथ जुड़ करके अगर कोई काम करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ये व्यक्ति जो है वो नौकरी करने वाला नहीं, व्यवसाय ही करने वाला है। कारण क्योंकि बुध और चंद्रमा दो शुद्ध और शुद्ध रूप से व्यवसायिक ग्रह जो होते हैं वो लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं, और चंद्रमा शुद्ध व्यवसायिक होता है, बुध शुद्ध व्यवसायिक सोच को रखने वाले होते हैं। ये दोनों लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं, ये बात है। शनि उच्च के हो रहे हैं, यहां से वो दशम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को व्यवसायिक सोच का निर्माता और व्यवसायिक सोच को रखने वाला बना देते हैं। सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव, इन सभी में चंद्रमा की स्थिति ठीक दिख रही थी, और यहां भी वो चंद्रमा को देख रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं से लग्न पे प्रभाव डाल रहे थे। गुरु धन भाव में, दशम भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति को कोई भी काम करेगा, व्यक्ति को सुलभता और जीवन को आसान ही बनाते हैं, रोड़ा नहीं डालते हैं। लेकिन फिर भी वो बैठने कभी नहीं देंगे, व्यक्ति को काम हमेशा कराएंगे, ये बात बनती है। ऊपर से एक बात और दिख गई तो जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति गुरु अपने भाव से पंचमस्त जा रहे हैं, और फिर से व्यक्ति की उसी कुंडली को फिर से नवी दृष्टि से देख भी रहे हैं। हालांकि गुरु और शुक्र की दृष्टि संबंध का होना थोड़ा कमजोर करेगा, व्यक्ति को कई बार ऋण वगैरह देने में या अटकने का डर रहता है, पैसे प्रायः देने पे अटक जाते हैं, वो फिर से वापस लौटने में मुश्किल करते हैं, ये बात बनती है। अब आपकी कुंडली में पूजा वगैरह क्या करना होगा ये बता दूं, आपको यहां मैं उपाय नहीं बताऊंगा, आपको उपाय के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। यहाँ मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि व्यक्ति अगर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का या संपूर्ण तरीके से सुंदरकांड का पाठ अगर करे, या प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो कर सकता है। नित्य प्रतिदिन किसी देव मंदिर का दर्शन अगर हो जाए तो गुरु और ज़्यादा लाभ देने वाले हो जाएंगे। और जैसे ही आप अगर हो सके तो बहुत अच्छे तरीके से 2 मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं, एक दुर्गा जी के मंदिर का और दूसरा शिव जी के मंदिर का। इनकी प्रतिदिन पूजा अर्चना करें या फिर नित्य उनके पास जाया करें, इतना ही करने से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी है कि बस आपके जाने की देर है, वो तुरंत आपके मदद के लिए उसके हाथ बढ़ जाते हैं। ये संपूर्ण कुंडली कुछ इसी तरीके से आपकी कुंडली का अध्ययन अब समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में उन सभी लोगों को न्योता देता हूँ जो सिर्फ एक सवाल का उत्तर जानना चाहते हों। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आज के कार्यक्रम के कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ समय जो लिखना है वो AM PM ज़रूर लिखना है। जगह का जो जगह ऐसा लिखें जो प्रायः थोड़ा बड़ा हो, जो आसानी से मिल सके, और अपना सवाल, ये 3 चीज़ें ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।